राम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा आया था। तो मुसलमान जो जी हां सांसद महोदय, हम राणा सांगा के ही बच्चे हैं और हमेशा राणा सांगा जैसे महान व्यक्ति के ही बच्चे बने रहेंगे। आपने जो संसद के अंदर राज्यसभा में जो बोला उसके लिए मैं स्वयं अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगा कि अगर अतीत के बारे में जानकारी ना हो या फिर आप अपने आप को, साथियों आपने थंबनेल में सही देखा कि मैंने इन सांसद महोदय की तुलना उस उर्फी जावेद से क्यों की। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसे इंसान अपने आप को अलग दिखाने के लिए कुछ भी हरकतें कर सकते हैं। तो सांसद महोदय आपने जो किया, आपने क्या किया, क्यों किया, मैं नहीं जानता किस वजह से किया। आप में नॉलेज है या नहीं है यह भी मैं नहीं जानता कि आपने क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपने किया वो आपका लुकआउट था। उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह दंगे और जगह जगह खून खराबे होते हैं। तो कृपया अपनी राजनीति के चक्कर में आम नागरिकों का खून इस तरह से बहाने के लिए लोगों को मजबूर ना करें, लोग इस तरह से सड़कों पे ना उतरें। आप हमारे अतीत के साथ, हमारे वर्तमान के साथ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें। जिस देश में धर्म और राजनीति और इतिहास को छेड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं राजनीति धर्म और इतिहास को छेड़ती है तो वो देश कहीं ना कहीं उग्र हो ही जाता है। ठीक है, अब राणा सांगा कौन है, चलिए आपको जानना है तो मैं बता दिए देता हूं। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा कहते हैं, ये महाराणा रायमल सिंह जी के तीसरे पुत्र थे। मेवाड़ में इनका शासनकाल 1509 से 1528 के बीच में है जनाब। 1509 से 1528 के बीच में इन्होंने शासन शुरू किया था और जब 1509 से 1528 के बीच में ये मेवाड़ के महाराणा बने थे तब उनके पिता रायमल ने स्वेच्छा से इनको गद्दी सौंपी थी, क्योंकि दोनों बड़े भाई, एक उड़ाना पृथ्वीराज जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया कहते हैं और दूसरे जयमल जो हैं वह दुनिया से विदा हो चुके थे। वो कारण यह था क्योंकि टोडा में उनकी हत्या हुई थी और एक जहरीला लड्डू खाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। खैर, उनके परिवार पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा, मैं तो इस महान योद्धा के बारे में बात जरूर करूंगा। और मुद्दा हमारा यही है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आमंत्रित किया था या नहीं किया था। बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में, एक एक बारीकी के साथ में हम जिक्र करेंगे इस बात का। देखिए साथियों, यह भारत का नक्शा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस भारत के नक्शे में मेवाड़ का जहां तक रोल है वो यहां से लगाकर ये वाला क्षेत्र है जो वो मेवाड़ क्षेत्र था, और उस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ तक का क्षेत्र काफी हद तक आता था। उस जमाने में भारत में अनेक छोटी छोटी रियासतें बटी हुई थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय यह सर-ए-हिंद जिसे वर्तमान में बठिंडा कहते हैं और पंजाब वाला इलाका, यहां पर दौलत खान लोधी शासन कर रहा था, दौलत खान लोधी। और दिल्ली और आगरा के आसपास इब्राहिम खान लोधी सुल्तान था। इब्राहिम खान लोधी जो है वह अपने पिता सिकंदर खान लोधी को मारकर 1517 में सुल्तान बना था दिल्ली और आगरे का। यहां बिहार वाले क्षेत्र में आलम खान लोधी शासन कर रहा था, आलम खान लोधी, और बंगाल में नुसरत खान सुल्तान था। इसके अलावा ईडर गुजरात क्षेत्र में जो है मुजफ्फर खान सुल्तान था। इसके अलावा देखिए, बाबर खुद इस बात को स्वीकार करता है कि जब वो हिंदुस्तान आया था तो वह अपनी तुजुके बाबरी के अंदर, जिसे बाबरनामा कहते हैं, वह स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि जब मैं हिंदुस्तान आया था तो मेरे सामने 5 मुस्लिम रियासतें थी। ढंग से किताबें पढ़िए, सब समझ में आएगा। और साथ साथ में बाबर ने यह भी कहा था मेरे सामने 2 काफिर राज्य थे। काफिर मतलब गैर मुसलमान, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, और वो काफिर राज्य थे। एक तो मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। महाराणा संग्राम सिंह ने एक ही बात कही थी, उन्हें हिंदू पथ कहा जाता है, उनकी एक उपाधि भी है हिंदू पथ, और खुद बाबर ने उन्हें हिंदू बादशाह कहा है, हिंदुओं का बादशाह। अपनी तुजुके बाबरी में हिंदू पथ बादशाही की स्थापना करने वाले राणा संग्राम सिंह थे। और राणा संग्राम सिंह के साथ में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे।
यानी एक तरह से संपूर्ण राजपूताना उनके साथ में मिला हुआ था और उनका काम एक ही था कि वह भारत में फैली मुस्लिम रियासतों को हिंदुस्तान से निकालकर बाहर करें। और उन्होंने, मैं बताना चाहूंगा मित्रों, बाकी जितने भी राजपूत राजाओं ने भले हिंदू शासकों के साथ में युद्ध किया, लेकिन राणा सांगा एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने केवल मुस्लिम रियासतों के विरुद्ध ही अपना मोर्चा खोला। अगर अतीत में जाना चाहेंगे तो यह लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको इसमें शॉर्ट तरीके से बता देता हूं। महाराणा सांगा चलाई थी पाती परवण, यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जब भी कोई हिंदुस्तान पे खतरा होगा या हमारे ऊपर कोई खतरा होगा, राजपूत भाइयों के ऊपर खतरा होगा, तो हम आपको पाती लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, आपको एक झंडे तले इकट्ठा होकर एक साथ संगठित होकर उसका सामना करना है। महाराणा संग्राम सिंह के साथ में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों की सेना थी। महाराणा संग्राम सिंह जब इस इलाके के शासक थे और यहां दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, उसी समय भारत में एक बाहरी ताकत ने दस्तक दे दी थी और वो ताकत पहुंची थी काबुल के पास। जी हां, इस स्थान पर 1509 ईस्वी में काबुल में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आ चुका था और 1519 ईस्वी में उसने बाजोर का युद्ध लड़ा और बाजोर के पास में उसने भेरा नाम का किला जीता और उसको बारूद से उड़ाया था। वहां के कबायलियों को हराने के बाद में बाबर जब काबुल वाले क्षेत्र के अंदर शासन कर रहा था, उसी समय राणा सांगा राजपूतों का एक संगठन बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध कर रहे थे। जैसे कि राणा सांगा के युद्धों की अगर मैं बात करने जाऊं आपके सामने, तो 1517 ईस्वी का उन्होंने खातोली का युद्ध लड़ा और इस खातोली के युद्ध में, जो कि कोटा राजस्थान में है, वहां इब्राहिम खान लोदी को हराया। इसके अलावा राणा संग्राम सिंह ने 1518 ईस्वी में उन्होंने बाड़ी का युद्ध लड़ा और बाड़ी वर्तमान धौलपुर राजस्थान में है और इसी युद्ध में भी उन्होंने इब्राहिम खान लोदी को धूल चटाई। इसके बाद में राणा सांगा ने 1519 को गागरोन का युद्ध लड़ा। गागरोन का दूसरा युद्ध उन्होंने मालवा सुल्तान महमूद शाह खिलजी सेकंड को हराया। फिर 1520 में उन्होंने ईडर का युद्ध लड़ा, वर्तमान गुजरात ईडर में। वहां पर उन्होंने मुजफ्फर खान को परास्त किया और 1527 फरवरी महीने में उन्होंने बयाना में बाबर को हराया और उसके बाद में मार्च महीने में 1527 को वह खानवा में हार गए। ये प्रमुख युद्ध हैं राणा संग्राम सिंह के। अब साथियों ध्यानपूर्वक देखिए इस मैप को। बाबर यहां पे था और मैं केवल अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र जो अलग अलग विचारधाराओं से संबंधित हैं वो ये कहते हैं कि सर आप अपनी तरफ से ये बातें कह रहे हो, विद रेफरेंस के साथ में बता रहा हूं। रेफरेंस है बाबर नामा जो लेनपुल ने अनुवादित की है इंग्लिश में, इलियट एंड डाउसन्स की हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5 में, और इसके अलावा तारीख ए सल्तनत अफगान लेखक हैं अहमद यादगार और तारीख सल्तनत ए मखजने अफगान लेखक हैं जौहर आफ्ताबची। खुद बाबर इस बात को स्वीकार करता है जनाब। सुनिएगा ध्यान से आगे हुआ क्या। बाबर जब काबुल में था तब वह स्वयं अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी बाबरनामा में लिखता है। इस बात को अहमद यादगार की लाइन से भी कोट किया जा सकता है, लेनपुल के बाबरनामा के ट्रांसलेशन से भी कोट किया जा सकता है। वह साफ शब्दों में लिखता है कि जिस समय मैं काबुल में था उस समय वहां पर मेरे बेटे कामरान का निकाह चल रहा था, उसकी जश्न शादी थी। उसी समय मेरे पास में एक संदेशा आया दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी का कि आपको दिल्ली आना है और इब्राहिम खान लोदी को परास्त करना है। तो मैंने खुद सोचा कि इस समय अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो उस समय वहां का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वह महाराणा संग्राम सिंह है। महाराणा संग्राम सिंह को खुद अहमद यादगार ने लिखा है कि राणा सांगा से बाबर ने कहा कि मैं दिल्ली आऊंगा, आप मेरी सहायता करेंगे। दिलावर खान नाम के दूत को भेजा था। राणा सांगा ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। अब एक सोचने वाली बात यहां पे यह है कि जिस राणा सांगा ने खातोली के युद्ध में ऑलरेडी इब्राहिम खान लोदी को कूट लिया था, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कूट लिया था,
खातोली युद्ध कोटा में, इतना छोड़िए बाड़ी के युद्ध में धौलपुर, बताना चाहूंगा इब्राहिम खान लोदी का राज्य जो है दिल्ली, आगरा और बयाना क्षेत्रों में था। और उस समय दिल्ली, आगरा और बयाना इस वाले राज्य की इब्राहिम की राजधानी थी, वह थी आगरा। और आगरा उसके पिता सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा राजधानी थी, वहां से बाड़ी 30-40 किलोमीटर भी दूर नहीं है। यानी राणा सांगा मेवाड़ से ठेठ बाड़ी पहुंचे और इब्राहिम खान लोदी की छाती पर बैठे और बाड़ी के युद्ध में कूटा। उससे पहले खातोली में उसको कूटा। उस इब्राहिम खान लोदी को हराने के लिए राणा सांगा क्यों बुलाएंगे बाबर को? सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मित्रों, सुन के बड़ी अजीब लगेगा, आपको हंसी भी आएगी, कि राणा सांगा के साथ में 7 राजा, 9 राव, 104 सरदारों की सेना है। पूरा राजपूताना संगठन उनके साथ में है। मारवाड़ के राव गांगा उनके साथ में है। बीकानेर के राव जेतसी उनके साथ में है। इसके अलावा न जाने राजपूत के कितने सरदार, डूंगरपुर के रावल रतन सिंह हैं उनके पास में, उनके साथ में सिरोही के अखेराज दूधा देवड़ा है। जब इतने सारे राजे रजवाड़े उनके साथ में हैं, तो उन्हें बाबर जैसी बाहरी ताकत की जरूरत कहां? और दूसरे एंगल से देखा जाए तो वे स्वयं मुसलमानों के खिलाफ हिंदू पथ की घोषणा किए हुए बैठे हैं। वे राणा सांगा क्यों बुलाएंगे बाबर को हिंदुस्तान? रही बात, अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट यह है साथियों कि बाबर जब काबुल में था, तब वह स्वयं अपनी पुस्तक तुज़ुके बाबरी में लिखता है कि मुझे बुलाया था आलम खान लोदी ने, दौलत खान लोदी ने, और इन दोनों ने बुलाया था। इसके एविडेंस अभी भी मौजूद हैं। आप पढ़ना चाहो तो इसके एविडेंस इन किताबों के जरिए आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है हमारे पास। लास्ट में बात एक ही कहूंगा कि जरा सोच के देखिए कि हमेशा हमारे इतिहासकार, स्पेशली वामपंथी विचारधारा के इतिहासकार, जिन्होंने 70 सालों पहले तक हमारे इतिहास को अपने अकॉर्डिंग ढाला, अपने अकॉर्डिंग लिखा, एक तरफा बात करने की कोशिश की, उनसे मैं जरा जानना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी इतिहास की बात करते हो, इतिहास लिखते हो या इतिहास के बारे में हमें बताते हो, तो एक ही बात करते हो कि इतिहास पक्षपात नहीं करता। और जब भी किसी हिंदू राजा का जिक्र करना होता है, उसके युद्ध के बारे में आप जानकारी देते हो, तब एक बात कहते हो हमेशा कि किसी हिंदू राजा के दरबारी कवि ने एक बात लिख ली, हम उसे स्वीकार नहीं करते। सामने वाला पक्ष क्या कहता है, दोनों पक्ष जब एक जैसी बात करते हैं तब उस बात को स्वीकार किया जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा यहां पर कि महाराणा संग्राम सिंह ने तो इस बात को नहीं लिखा, मेवाड़ के इतिहास में इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। बाबर ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है। बाबर के अकेले के आधार पर आपने कैसे मान लिया कि बाबर ने वास्तव में राणा सांगा ने ही बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था? और भला वो क्यों करेंगे? लास्ट में एक बात और ऐड करना चाहूंगा यहां पर साथियों कि अगर बाबर ने, राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आमंत्रित किया होता, तो राणा सांगा उसको बयाना में उसकी सेना को जबरदस्त तरीके से क्यों कूटते? बयाना तो वैसे ही इब्राहिम लोदी के कब्जे में था। जब बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ा, तब पानीपत के युद्ध में उसने इब्राहिम खान लोदी को मार गिराया। युद्ध भूमि में भी ही इब्राहिम खान लोदी मारा गया। उसके सेनापति मियां माखन, मियां फॉर्मूली और मियां भुआ ने बाबर का साथ दिया था। और इब्राहिम का राज्य दिल्ली, आगरा और बयाना में था। अगर दिल्ली, आगरा और बयाना में इब्राहिम खान लोदी का राज्य है और राणा सांगा अगर बयाना पर हमला करते हैं, तो आक्रमण की पहल किसकी तरफ से हो रही है? राणा सांगा की तरफ से। इस एंगल से भी क्लियर होता है कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था। अपनी किताब में तो इंसान कुछ भी लिख सकता है। मेरा नाम गोविंद है, मैं अपने आप को रामनाथ कोविंद कह दूं, तो क्या आप मुझे राष्ट्रपति मान लोगे? इतिहास दो तरफा बात करता है। जब दोनों ही पक्ष एक जैसी बात करते हैं तो उसको इतिहास माना जाता है। और आप यहां पर एक तरफा रवैया ना अपनाएं।
हर इतिहास में जब भी भारतीय इतिहास स्पेशली हिंदू इतिहास की बात की जाती है तो इतिहासकार कहते हैं कि इस बात के प्रमाण दूसरे सोर्सेज में नहीं है, दूसरी पुस्तक या शिलालेख में नहीं है, इसलिए यह बात सत्य नहीं है, उसको झुटला देते हैं और प्रमाणों का हवाला, अभाव का हवाला देकर आप उसे ठुकरा देते हैं। तो बाबर के कहने पर आपने कैसे मान लिया कि बाबर ने उसको इनवाइट किया था, राणा सांगा ने उनको इनवाइट किया था बाबर को। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, यह जो रेफरेंस है बाबरनामा, इसको लेनपुल ने अनुवादित किया है। लेनपुल खुद कहता है, लेनपुल ने क्या कहा वो भी सुनिए। लेनपुल बाबर के बारे में कहता है कि वह भाग्यशाली व्यक्ति था, योद्धा नहीं। वह भाग्यशाली व्यक्ति था, योद्धा नहीं। मतलब कहने का साफ है कि खुद लेनपुल इस बात को स्वीकार करता है कि बाबर को भाग्य ने साथ दिया था, वह एक अच्छा वॉरियर नहीं था। बाबर इज अ लकी मैन। भारत में आते ही उसका भाग्य हर कदम पर साथ दे रहा था। कैसे? यही वो लेनपुल है जिसने बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में भी लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, लुढ़कता रहा, आखिरकार ठोकर खाकर लुढ़कता हुआ ही मरा। लेनपुल महोदय ने सही कहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मित्रों कि बाबर ने जब वह बाजोर में आया तब उसने कबाइलियों से भेरा नाम का किला जीता और भेरा नाम के किले को उसने बारूद से उड़ाया और उस जमाने में बारूद किसी के बस का रोग नहीं था। पहली बार पूरे विश्व में बारूद का इंट्रोडक्शन इसी बाबर ने किया। रही बात जहां तक पानीपत के युद्ध का सवाल है, तो पानीपत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम खान लोदी एक अयोग्य और जनता की नापसंद वाला सुल्तान था। दिल्ली की जनता तो छोड़िए, उसकी सेना उसके समर्थन में नहीं थी। उसके सेनापति मियां माखन, मियां फॉर्मूली और मियां भुआ, ये तीनों सेनापति जो हैं वह पानीपत की जंग में इब्राहिम की बजाय बाबर का साथ देते हैं। यानी बाबर वहां जीता नहीं है, उसे जितवाया गया है। और रही बात, यही मियां माखन, मियां फॉर्मूली और मियां भुआ, तीनों सेनापति जो हैं वही खानवा युद्ध में बाबर के साथ लड़ते हैं राणा सांगा और राजपूत संगठन के खिलाफ। आप जरा सोचिए कि इतना बड़ा राजपूताना संगठन, नो डाउट फिर भी हार गया खानवा में राणा सांगा और उनका राजपूत संगठन। आपको क्या लगता है, बाबर उस युद्ध को जीता था या राजपूत खुद अपनी गलती का शिकार बने थे? राजपूतों की एक सबसे बड़ी आदत रही थी, और राजपूतों की नहीं, हर हिंदू राजाओं की, वो हमेशा कुछ गलतियां करते थे और युद्ध जो है वह ताकत से नहीं बुद्धि से जीता जाता है। और बाबर ने नो डाउट खानवा में बुद्धि से इस युद्ध को जीता और छल से जीता, जिहाद का नाम लगाकर। जिहाद वाली भी बातें बहुत सारी हैं, वो हम इस वीडियो में नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा है यहां पर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं था। रही बात राणा सांगा खानवा में हारे, तो उसके पीछे की वजह थी बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, बारूद का प्रयोग, बंदूकों का प्रयोग और उस्मानी युद्ध पद्धति। और राजपूत सबसे ज्यादा एक ही प्रॉब्लम हमेशा फेस करते थे कि उन्होंने सोचा आमने सामने युद्ध होगा, लेकिन आमने सामने की बजाय सामने से तोपे और बंदूक के गोले आ रहे थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए। और साथ ही साथ तुलुगमा युद्ध पद्धति में रास्तों में गड्ढे बना दिए गए थे और उस गड्ढों की वजह से उसमें हाथी गिर गए। और सबसे बड़ी बात, हमेशा कोई बाहरी आक्रमणकारी हिंदुस्तान आता था तो हमारे राजपूत राजा और स्पेशली हिंदू राजा जो हैं वह सबसे पहले हरावल में, यानी युद्ध के अग्रिम पंक्ति में, आगे वाले हिस्से में हाथी सेना को रखते थे, क्योंकि हाथी पूर्वी एशिया की पैदाइश से पश्चिमी एशिया में हाथी नहीं होते, वहां सिर्फ घोड़े होते हैं। तो उन लोगों को हाथियों से लड़ना तो दूर की बात, हाथियों को ढंग से कभी देखा तक नहीं था, हाथियों को देख के डर के भाग जाते थे। वो इस बात को सबसे बड़ा कंफ्यूज में रहते थे कि ये जानवर इतना बड़ा चलेगा किस तरफ से। कई बार तो वो पूंछ उठा के देखते थे कि ये खाता किस तरफ से है, तो लड़ेंगे कि बाबर ने इन्हीं हाथियों को राजपूतों की कमजोरी बना दिया। कारण एक तो तुलुगमा युद्ध पद्धति, रास्ते में गड्ढे बना दिए, हाथी उसमें गिर गए, सामने से बंदूकों और तोपचियों ने जो वार किया वह हाथियों और उनके महावतों को ही किया, इसलिए हाथियों ने अपनी सेना को ही रौंद के मार डाला था। तो कुल मिलाकर बाबर का यहां पर भी भाग्य ने बहुत बड़ा साथ दिया। चंदेरी में भी बाबर हारने वाला था, वहां पर भी भाग्य का साथ मिला। और इवन घाघरा नदी के युद्ध में 1530 को भी जब वो घाघरा नदी पार कर रहा था
तो नदी में नावों के माध्यम से युद्ध लड़ा गया था, तो अफगानियों ने सारी नावें इसकी डुबो दी थी, सिर्फ 3 नावें बची थी। लास्ट मोमेंट में शेर खान सूर ने पाला बदलते हुए अपनी ही सेना को डुबोना शुरू कर दिया था। बाबर हारते हारते जीत गया था। वह भाग्यशाली व्यक्ति था, योद्धा नहीं। अब मैं आता हूं हमारे माननीय सांसद रामजी भाई पर। अरे रामजी भाई, आप या तो इतिहास के बारे में एबीसी नहीं जानते, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, और अगर आप यदि पढ़े लिखे हैं तो मुझे लगता है जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे का कारण समझिए। आप इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आपको चर्चा में रहना है, क्योंकि चर्चा में रहने के लिए आजकल हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं स्वयं भी इसी रास्ते पे लगा हूं, चर्चा में मैं भी रहना चाहता हूं। इंसान को अपनी सेलिब्रिटी बनने के लिए क्यों कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं ऐसा मुझे लगता है, जैसे उर्फी जावेद हमेशा चर्चा में रहने के लिए कुछ भी तरह के कपड़े पहन लेती हैं, तो ये मोहतरमा तरह तरह के कपड़े पहनकर चर्चा में रहती हैं और आप तरह तरह की कुछ बातें कहकर चर्चा में रहना चाहते हैं। क्या यह बात तो नहीं है? या फिर आप राखी सावंत की तरह चर्चा में रहने के लिए अनगिनत तरह की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि आपको ओवरऑल चर्चा में रहना था। आप भी जानते हो कि इस बयान से पहले आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बच्चा बच्चा जानता है। क्या यह चर्चा का विषय तो नहीं था? लेकिन आपकी इस चर्चा में हिंदुस्तान में कितना खर्चा लगा यह आप शायद नहीं जानते। आपने क्या बोला क्या नहीं बोला उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने जो भी बोला वो सही नहीं था। आप राणा सांगा का इस तरह से महान योद्धा का अपमान नहीं कर सकते। और साथ ही साथ एक लास्ट में शब्द जरूर कहूंगा, मेरा मशवरा समझिएगा इस बात को, कि आपने जो कुछ भी बोला उसका परिणाम आज दंगों के रूप में तब्दील हुआ है। आपको तो कुछ हुआ नहीं हुआ या पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आप आम नागरिकों को तो लड़ने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। कृपया ऐसी हरकतें छोड़िए। और मैं माननीय संसद को और इस देश में जितने भी प्रशासनिक ढांचे हैं उनको कहना चाहूंगा कि ऐसी बयानबाजी के लिए एक पुख्ता कानून तैयार करें, हर कोई कुछ भी मुंह उठा के ना बोल पाए। धन्यवाद। अतीत को और धर्म को कम से कम इन 2 चीजों को ना छेड़ें, क्योंकि इंसान बड़ा सेंसिटिव होता है। इन 2 चीजों पर कभी भी वो किसी के बारे में उल्टा सुनना पसंद नहीं करता, गलत बयानबाजी सुनना पसंद नहीं करता, अपने अतीत के बारे में क्योंकि वो उसका गर्व है और अपने धर्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।